हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ईश्वर आप सभी को आपकी सफलता जरूर प्रदान करे, ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी 12th स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं आज आपके साथ लेसन नंबर 6 पोइट्री का द सोल्जर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूँ, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, यदि इससे पहले आपने क्वेश्चंस का सीरीज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप उसे देखें। इसके साथ ही मैं आपको एक सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। आपको अगले ही वीक से मैं इस पे जो है एक टेस्ट क्वेश्चन रखूंगा, टेस्ट सीरीज रखूंगा, जिसमें आपको मैं टोटल 50 क्वेश्चन का मेरा टारगेट रहेगा कि हर एक स्टूडेंट को 50 में से 50 आए जो मेरे इस वीडियो सीरीज़ को देखे। इसी के लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा, वो ग्रामर हो या आपका प्रोज सेक्शन से हो, पोइट्री से हो या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हो। तो दोस्तों, इसके लिए आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे दिल से एक लाइक ज़रूर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन नंबर 6, द सोल्जर। द सोल्जर इट मीन्स आप सभी जानते होंगे सैनिक की कहानी, सॉरी पोयम है, जिनको लिखने वाले हमारे जो लेखक बनते हैं उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूक। रॉबर्ट ब्रूक जो हैं एक इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस पोयम को बहुत ही भाव विभोर होकर के, बहुत ही ये बोले तो अपने देश से लगाव में आकर के इन्होंने इस पोयम को लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग और डे की तरह सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट लेते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट क्या लिखा हुआ देखते हैं। स्टार्ट ईच डे विथ अ न्यू होप। इसका मतलब क्या है कि हर एक दिन, जब भी हमारे पास हर अगला जो नया दिन आता है, उसमें हमें एक नई आशा की किरण मिलती है। आपके साथ जो पीछे बीत चुकी है उस चीज़ को आप याद मत करो। स्टार्ट ईच डे विथ अ न्यू होप। आपके पास जो नई दिन है, आप उसमें कुछ नया कर जाने की आप कोशिश करो। लिव बैड मेमोरीज। जो भी आपकी बुरी चीज़ें थी आपके साथ, जो भी कुछ बुरा हुआ हो आपके साथ, जो भी कुछ भी बुरी घटनाएं हुई, उससे आप एक बुरी यादाश्त मान के उसे भूल जाने की कोशिश करें। एंड बिहाइंड एंड हाफ फेथ फॉर अ बेटर टुमारो। और ये ऐसा विश्वास रखें कि नहीं, मेरा कल वाला तो दिन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सर विश्वास से ही तो दुनिया चलती है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तब तो वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसीलिए आप ऐसा विश्वास रखो कि आज जो हम करेंगे वो कल से बेहतर होगा, और हमारा आज से भी बेहतर आने वाला कल होगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है आज का। द सोल्जर इज़ रिटन बाय सोल्जर, किनके द्वारा लिखा गया? जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, आपका तो आंसर ऊपर में ही फ्लैश हो रहा है, सर ये तो रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। लेकिन पूछने का इसका रीज़न क्या है? सर इस ऐसा क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आता हूँ ताकि मैं आपको हर एक पोइट्री के ऑथर या पोइट का नाम मैं याद करवा सकूँ। टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट जो आपके बनते हैं टी.एस. एलियट जो बनते हैं आपके पोइट, मैकविटी द मिस्ट्री कैट के, कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस के आपके पोइट बनते हैं। D.H. लॉरेंस आपके स्नेक, आपके बुक में एक पोएम है स्नेक, उसके ऑथर पोइट बनते हैं। और सर इसका हमारा राइट आंसर बनेगा रॉबर्ट ब्रूक, जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम। सोल्जर एक प्रकार की कैसी कविता है? क्या यह एक लव वाली पोएम है, नेचर, ये प्राकृतिक से जुड़ी हुई है, या मेलनकॉली है? सर आपको मेलनकॉली वर्ड देख के कुछ तो याद आ रहा होगा। ये कौन सी पोएम है? आपने पढ़ा है अभी जस्ट इससे पहले, एन एपिटैफ वर्ड जो आपने पोएम पढ़ा है, बस वही मेलनकॉली, जो उदास से भरी हुई पोएम हो। एंड लास्ट ऑप्शन है वॉर पोएम, युद्ध से भरी हुई कविता है। सर सोल्जर, सोल्जर का मतलब सैनिक, सैनिक का काम क्या होता है? सर युद्ध ही लड़ना तो होता है। इट मीन्स क्या, यहाँ पे सोल्जर हमारा एक बिल्कुल युद्ध से संबंधित कविता है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर हमारा सही होगा वॉर। द सोल्जर इज ए वॉर पोएम। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द। इट मीन्स जो रॉबर्ट ब्रूक हैं उन्हें डर नहीं लगता है। किस चीज़ से डर नहीं लगता? क्या लव से उन्हें डर नहीं लगता है? क्या उन्हें युद्ध से डर नहीं लगता है? क्या उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता है? क्या उन्हें जीवन से डर नहीं लगता है? सर आपने अगर इस पोएम को पढ़ा होगा तो रॉबर्ट ब्रूक कहते हैं कि मृत्यु सभी को एक न एक दिन आनी है। वो उस अपनी बात को लेकर कहते हैं, मुझे भी एक न एक दिन मृत्यु आएगी, और मैं इस मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरता हूँ, क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद जो है मेरा जो शरीर जो है वह इस इंग्लैंड का, जो क्योंकि रॉबर्ट ब्रूक इंग्लैंड के निवासी हैं और वो अपने शरीर को भी इंग्लैंड को समर्पित करना चाहते हैं, और कहते हैं मुझे इसी धूल कण में, इसी डस्ट में मुझे मिला देना, जिससे मैं भी और सोल्जर की तरह और सैनिक की तरह मैं भी उनके लिए यादगार बन सकूं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे लेखक जो हैं उन्हें डर नहीं लगता है। किससे डर नहीं लगता है सर? तो उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता है। हमारा राइट आंसर बनेगा सर डेथ।
क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन। रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कहाँ हुआ है सर? इसका तो मैंने कई बार आंसर बता दिया, आप तो बता ही सकते हो। रॉबर्ट ब्रूक का जन्म सर होता है इंग्लैंड में। रॉबर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। एक मिनट, इनका सर राइट आंसर बनेगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सोल्जर इज अ डैश टाइप ऑफ पोएम। सोल्जर एक प्रकार की कैसी कविता है? क्या ये ऑड है सर? ऑड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉन्ग्स। क्या ये सॉन्ग्स है? रेथम मतलब एक लड़ी वाली टाइप की क्या ये गाना है? सॉनेट्स। सॉनेट्स सर बिल्कुल। द सोल्जर इज ए, आपका यहाँ पे बनेगा सर सॉनेट। सॉनेट किसको कहते हैं सर? वैसी पोएम जिसमें 14 लाइन होती है, और आपका इसमें जो है पहले पैराग्राफ में 8 लाइन और दूसरी पैराग्राफ में 6 लाइन है, जिस वजह से इसे 14 लाइन की पोएम बोला गया था। सोल्जर इज़ अ सोनेट्स टाइप ऑफ ए पोएम। तो याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन ऐसा भी होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोनेट। इनमें से, निम्न में से कौन से ऐसे पोएम है जो सोनेट है? तो आपके बुक में आपका सोनेट जो बनता है सर वो सोल्जर बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, रूपर्ट ब्रूक बिलोंग टू द डैश सेंचुरी। रूपर्ट ब्रूक का संबंध है कौन सी शताब्दी से? क्या 21वीं शताब्दी से, 20वीं से या 19वीं से? सर मैंने आपको बताया था, जब भी किन्हीं के शताब्दी का, किन्हीं के भी आपको वर्ष का जानकारी लेना है कि हाँ ये कौन से शताब्दी से हैं, तो आपकी इनकी जन्म नहीं सर, इनकी मृत्यु का साल आपको पता होना चाहिए। यदि आपका इनकी मृत्यु का साल पता है, मृत्यु का वर्ष पता है, तो आप ज़रूर बता पाओगे। सर इनका मृत्यु जो है 1915 में होता है, और अभी हम लोग 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, जिस वजह से जो है 21st सेंचुरी से अगर पीछे चले तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा सर ये एक 20वीं शताब्दी के कवि बनते हैं। तो रूपर्ट ब्रूक बिलोंग टू द 20th सेंचुरी। अ सोनेट कंसिस्ट डैश लाइन। एक सोनेट में कितनी लाइन होती है सर? अभी जस्ट आपने बताया सर सोनेट में सर महज 14 लाइन की पोएम को ही हम सोनेट कहते हैं। 14 लाइन की पोएम को ही सर हम सोनेट कहते हैं। चलिए आप कुछ ऑप्शंस देख लीजिए आप, जैसे 8 लाइन। अगर पहले की 8 लाइन की मैं बात करूँ, फर्स्ट 8 लाइन, तो फर्स्ट 8 लाइन जब लिखी होती तो सर उसे हम कहते हैं ऑक्टेव। क्या कहेंगे उसे हम लोग? ऑक्टेव कहेंगे। और सर लास्ट की अगर 6 लाइन लिखी रहेगी तो हम उसे कहते हैं सेस्टेट, SSTET। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। वैसे आपके एग्ज़ाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बस मैंने बता दिया आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए। नेक्स्ट, द डस्ट स्टैंड्स फॉर द। इस लेसन में जो है, इस पोएम में कवि जो है रॉबर्ट ब्रूक जो है वह डस्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो धूल कण है, मेरी मृत्यु की बात जो है, मुझे भी इसी धूल में मुझे मिला देना, ऐसा वह कहते हैं। तो ये डस्ट किसके लिए उन्होंने प्रयोग किया? क्या वह फार्मर के लिए प्रयोग किया है, पुलिस के लिए, या सोल्जर्स के लिए? सर ये सोल्जर पोएम ही है, तो बिल्कुल इसमें तो आपका सही आंसर बनेगा। इन्होंने डस्ट शब्द का प्रयोग जो किया हुआ एक सोल्जर्स के लिए किया है। ये सोल्जर को कहते हैं कि ये जो हम सोल्जर्स की जब मृत्यु होती है तो हम लोग भी इस कण में मिल जाते हैं। वो जो कण हमें उसी कण में मिला ना जिसके लिए हम बने हैं, मतलब वो इंग्लैंड के लिए वो आभार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों आप लोग प्लीज़, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैं आप सभी को हर एक, अब आगे का जो वीडियो होगा, जैसे पोइट्री कंप्लीट होती है तो मैं आपको 50 लगभग 20 क्वेश्चन का मैं हर एक वीडियो कराऊंगा, जो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें आप केवल प्रैक्टिस करें। ग्रामर होगी, पोइट्री भी होगी, प्रोज भी होगी, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी होगी। तो प्लीज़ आप मेरे से जुड़े रहें और प्रैक्टिस को आप अपना कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट, द सोल्जर डील्स विथ डैश। सोल्जर में जो कविता जो है उसमें वर्णन होता है, किस जगह के बारे में वर्णन होता है? सर सोल्जर जो पोएम है सर, उसमें जो वर्णन होता है वो आपके इंग्लैंड का वर्णन होता है। बिल्कुल, आपको मैंने तो कई बार बता दिया है कि रॉबर्ट ब्रूक एक इंग्लैंड के कवि बनते हैं, जिस वजह से जो है इनमें जो इन्होंने बात जो करते हैं, इसमें सोल्जर के पोएम में जो इन्होंने जो चर्चा की है सर, पूरी तरह से इंग्लैंड की चर्चा होती है। नंबर 10, डैश इज़ अ पैट्रियोटिक पोएम। कौन ऐसा पोएम है जो देशभक्ति से भरी हुई पोएम है, देशभक्ति से भरी हुई कविता है? सर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो सर एक तरह से लव, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपका जो है एक लव पोएम बन, सॉरी रोमांटिक पोएम बन जाएगा सर। फायर हिम, इसमें भी एक तरह का दुख उदासी से भरी हुई है। सोल्जर, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो बनेगा सर द सोल्जर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये भी आपका जो है एक मेटाफिजिकल पोएट द्वारा लिखा गया, जॉन डन के द्वारा लिखा गया एक पोएम है। इसमें भी इन्होंने भी अपने बिलॉव्ड के बारे में, अपने प्रेमिका के बारे में चर्चा किया है। तो सर ये सब पैट्रियोटिक कहाँ से होंगी? पैट्रियोटिक, देशभक्ति, देशभक्ति अर्थात सर देशभक्ति का अगर हम नाम ले तो वह सर एक सोल्जर से ही चमकती है। अगर सोल्जर का नाम ले ले तो देशभक्ति नाम चमकती है। इस वजह से हमारा इसका राइट आंसर बनेगा द सोल्जर। हमारे सैनिक भाइयों के लिए भी एक सैल्यूट जरूर है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सभी लोग सुरक्षित अपने घर पे बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। डैश इज़ इनविटेबल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनविटेबल है? इनविटेबल मतलब जो अवश्य होगी ही होगी, मतलब वो आना ही आना है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो अवश्य होगी है? ऐसा सर क्या लाइफ है, मृत्यु है, प्यार है, या सर युद्ध है, फाइट है?
सर इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे कवि जो है रॉबर्ट ब्रूक कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मृत्यु तो बिल्कुल आना ही आना, वो निश्चित है, वो तो आएगी आएगी। तो इसका राइट आंसर बनेगा डेथ इज़ इनविटेबल, मृत्यु जो है इनविटेबल है, अवश्यंभावी है, वो आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द इमेजेस एंड प्रेसेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ स्टेंजा। सर इसमें दो स्टेंजा जिसे आप पैराग्राफ बोलते हो सर, उसे पोएम स्टेंजा हम कहते हैं। तो इसमें दो स्टेंजा की बात होती है, तो दोनों स्टेंजा में सर किस चीज़ का चित्रण करते हैं कवि, किस चीज़ की प्रशंसा करते हैं? तो दोनों स्टेंजा में सर इन्होंने अपने देश, इनका देश कौन सा सर, इंग्लैंड की इन्होंने चर्चा किया है। तो याद रखेंगे आपका ऐसा क्वेश्चन बनेगा, द इमेज एंड प्रेसेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजास ऑफ द सोल्जर। आगे आपका लिख दिया जाएगा द सोल्जर। द सोल्जर में किसकी चर्चा होती है सर? तो द सोल्जर में जो होती है इंग्लैंड की चर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गीस ऑफ एन डैश सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक किसके भेष में बोलते हैं? एक डैश सोल्जर के रूप में भेष में बोलते हैं। या तो आपका क्वेश्चन ऐसा भी होगा, रूपर्ट ब्रूक वर्क एज अ डैश इन द सोल्जर पोएम। रूपर्ट ब्रूक सोल्जर पोएम में क्या रहते हैं सर? रूपर्ट ब्रूक भी एक सोल्जर रहते हैं, एक सैनिक ही रहते हैं रूपर्ट ब्रूक भी। इसको ध्यान रखेंगे, रूपर्ट ब्रूक जो है आपके एक सोल्जर ही रहते हैं, और इसमें जो है वह कैसे सोल्जर के भेष के रूप में बात करते हैं? तो सर इसका राइट आंसर बनेगा सर हमारा, रॉबर्ट ब्रूक जो है आपके एक इंग्लिश सोल्जर के रूप में बात करते हैं, इंग्लैंड के सोल्जर के रूप में बात करते हैं, इंग्लैंड के सोल्जर के भेष में बात करते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गेस ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रॉबर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन। रॉबर्ट ब्रूक की मृत्यु कब होती है सर? रॉबर्ट ब्रूक की जो मृत्यु होती है वह आपकी 1915 में होती है। रॉबर्ट ब्रूक की मृत्यु कब होती है सर? 1915 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रॉबर्ट ब्रूक वाज बॉर्न ऑन। रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कब होता है सर? रॉबर्ट ब्रूक का जन्म होता है 1887 में, और इनकी मृत्यु होती है 1915 में, जिस वजह से इन्हें हम 20th सेंचुरी के कवि भी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में सर आपके एग्जाम में कुछ एक दो लाइन पूछ ली जाती है। जैसे यहाँ पे लाइन लिखी मिलेगी, इफ़ आई शुड थिंक ओनली दिस माई मी। यदि ये लाइन आपका आ जाए तो आपको पूछेगा फ्रॉम हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, ये लाइन कहाँ से ली गई है सर? तो ये सब जो लाइनें हैं आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की जो लाइनें, इफ़ आई शुड डाई, यदि मेरी मृत्यु होती, थिंक ओनली दिस माई मी, ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं मेरे साथ है। कभी कहते हैं कि हम सभी का जो एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है, तो मुझे इस मृत्यु से डर नहीं लगता है, इस तरह की लाइन उन्होंने कहा है। तो आपको ये दो लाइन को बस ध्यान रखना है। सारी लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं होती सर, कुछ ही ऐसी लाइन होती है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप वही लाइन को याद रखें। याद नहीं रखना, बस आपको एक थोड़ा सा इमेज बना लेना है, ठीक है ना सर। पल्स का मतलब होता है जो आपके नब्ज़ जो चलती है उसे हम पल्स कहते हैं। नेक्स्ट है इन द इटर्नल माइंड, जो हमारे आंतरिक जो दिमाग है उसमें हमारी नब्ज़ जो है वो भी चल रही है, नो लेस, वो कम नहीं है, ऐसा कभी कह रहे हैं सर। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ये डिस्क्राइब करना होगा, इसलिए मैं नहीं यहाँ पे बता पाया हूँ। तो इस तरह की जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? तो सर ये सर द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द पोएट इन द सोल्जर, जो कवि हैं सोल्जर के रॉबर्ट ब्रूक, इज़ डेपिसिटिंग द मिजरीज ऑफ, वो प्रदर्शित करना चाहते हैं, किस दुख को प्रदर्शित करना चाहते हैं? तो सर क्या वो प्राकृतिक को प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्या वो युद्ध को प्रदर्शित करना चाहते हैं, या लव को, या पहाड़ को? सर ये सोल्जर की जो पोयम है सर वो पूरी तरह से युद्ध से भरी हुई है, तो ये जो है युद्ध को ही प्रदर्शित करना चाहेंगे। द पोएट इन द सोल्जर, जो कवि हैं सोल्जर के, वो हमें प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं उस दुख की घड़ी को जो युद्ध के समय में होता है। और कभी भी जो है रॉबर्ट ब्रूक जो है यह भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान एक सोल्जर रह चुके हैं, जिस वजह से इन्हें भी बहुत ज़्यादा सोल्जर की जो दुखी होती है, जो उनकी जो आत्मा जो दुखती है, वो सारा चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है इस होल चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू W.B. ईट्स, W.B. ईट्स जो हैं एक बहुत ही महान कवि में से एक आते हैं। डैश वाज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। W.B. ईट्स ने इनमें से किनको जो है सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में सबसे सुंदर पुरुष की उपाधि दिया है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई लेसन है, तो आप तो यहाँ पे आसानी से टिक कर पाओगे सर। यहाँ पे तो आंसर हमारा बनेगा रॉबर्ट ब्रूक। सर कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस, W.H. ऑर्डेन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, T.S. एलियट, मैकेविटी, द मिस्ट्री कैट। फिर से सर याद रखेंगे, कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस, W.H. ऑर्डेन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, T.S. एलियट, मैकेविटी, द मिस्ट्री कैट। तो W.B. ईट्स आपको याद रखना ऐसे, या तो क्वेश्चन ऐसे भी होगा, हु अमंग द फॉलोइंग गिव
एज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। इनमें से कौन ऐसे कवि हैं जो रपर्ट ब्रूक को सबसे सुंदर पुरुष का दर्जा दिए हैं सर? तो उन्हें हमें आंसर बनेगा सर W.B. येट्स हमारा राइट आंसर बनता है। लेकिन W.B. येट्स ने किन्हें दिया है सर? तो W.B. येट्स ने रपर्ट ब्रूक को दिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सर हमारा इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।